बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, ये हुकूमत जब इक़्तिदार में आई तो मीडिया को ये पैगाम दिया गया कि मस्बत रिपोर्टिंग की जाए, अच्छी अच्छी बातें की जाए और हुकूमत के हवाले से जो भी हुकूमत के ऐलानात हैं, इक़दामात हैं, उन्हें मस्बत अंदाज से पेश किया जाए। फिर कहा गया 100 दिन दे दिए जाएँ, फिर 6 माह की बात की गई, फिर कहा अभी वक्त लगेगा, लेकिन डिमांड मुसलसल बढ़ती चली गई कि मीडिया को हुकूमत के इक़दामात की तारीफ़ करनी है और हुकूमत को अगर तनकीद भी हुकूमत के इक़दामात पर होगी तो वो भी बड़े मस्बत अंदाज से होगी। कई बार टीवी चैनल्स को इंतबाह किया गया, कई बार मीडिया चैनल्स पर बैठे हुए लोगों को भी उनके प्रोग्राम्स ऑफ एयर किए गए, लेकिन हुकूमत की डिमांड बढ़ती ही चलेगी। अपोजिशन की तरफ से अगर हुकूमत पर तनकीद की जाती है या मीडिया की तरफ से हुकूमत पर तनकीद की जाती है तो उसको भी बर्दाश्त करना हुकूमत के लिए मुश्किल हो गया। अब जबकि पैमरा मौजूद है, इदारे मौजूद हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री मौजूद है, लेकिन हुकूमत के दिल में, दिमाग में एक बात काफ़ी अरसे से बैठी हुई है कि किसी न किसी तरीके से पैमरा को भी ख़त्म कर दिया जाए और एक ऐसी अथॉरिटी कायम कर दी जाए जो सिर्फ हुकूमत के मातहत हो, हुकूमत उसको डायरेक्शन दे और वो मीडिया को कंट्रोल करे। इसलिए एक मसवदा सामने आया जिसके नतीजे में मीडिया को कंट्रोल करने के ख्वाब देखे जा रहे हैं, क्योंकि हुकूमत नहीं चाहती ना सोशल मीडिया पर कोई बात करे खुलकर और ना टीवी चैनल्स पर बैठकर अखबारात में लिखकर हुकूमत के इक़दामात पर या हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करे। माजी में भी हमने देखा कि हुक्मरान हमेशा यही चाहते हैं कि सब अच्छा की रिपोर्टिंग की जाए और अगर हुकूमत के ऊपर तनकीद की जाए तो उसे हुकूमत रियासत के खिलाफ तनकीद समझना शुरू कर देती है। इसलिए आज तक ये आइडेंटिफाई नहीं हो सका कि नेशनल सिक्योरिटी कहाँ तक मीडिया के लिए ख़तरनाक हो सकती है और मीडिया को किस हद तक जाना चाहिए। जब हुक्मरान चाहते हैं नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर, रियासत के नाम पर मीडिया का गला घोंटने की कोशिश की जाती है। अगरचे मीडिया को जिम्मेदार होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, कहीं ना कहीं मीडिया की कोताहियाँ मौजूद हैं और उस पर भी हुकूमत की तरफ से एक इदारा जो कायम किया गया पैमरा, एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा, उसने काफ़ी हद तक ऐसे इक़दामात उठाए जिसके नतीजे में मीडिया पर चलने वाली ऐसी खबरें जिसको प्रोपेगेंडा कहा जा सकता है, जिसको इल्ज़ाम तराशी कहा जा सकता है, उस पर कार्रवाई भी की गई। अगर आप पिछले 3 सालों की रिपोर्ट सामने रखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि पैमरा ने गुज़श्ता 3 बरसों में टीवी चैनल्स को 265 हदायत नामे जारी किए हैं और इन 3 बरसों में 149 बार एडवाइस भेजी गई टीवी चैनल्स को पैमरा की तरफ से। 3 बरसों में 564 शोकाज नोटिस जारी कर दिए गए, जबकि एक चैनल पर पाबंदी भी लगी इन 3 सालों में। 29 प्रोग्राम्स पर पाबंदी लगाई गई पैमरा की तरफ से, हुकूमत की तरफ से 29 प्रोग्राम्स 3 सालों के दौरान उन पर पाबंदी आयद कर दी गई, जबकि 3 चैनल्स की नशरियात मुअत्तल भी की गई। 2018 के गुज़श्ता 3 बरसों में अगर आप देखें तो 43 बार टीवी चैनल्स को वार्निंग भी जारी की गई। गोया पैमरा एक अपना काम कर रहा है, इदारे अपने काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि किसी न किसी तरीके से पैमरा को भी कंट्रोल किया जाए, पैमरा की जो अथॉरिटी है, उसकी खुद मुख्तारी है, उसको भी ख़त्म करके एक ऐसी मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाए जिसके नतीजे में एक सरकारी अफसर उसका सरबराह हो और वही हदायत जारी करे टीवी चैनल्स पर, अखबारात में बैठे हुए लोगों को, और जो मीडिया में काम करने वाले लोग हैं उनसे कहा जाए कि अब सिर्फ मस्बत रिपोर्टिंग की ही गुंजाइश बची है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नारा ही आज़ादी इजहार था और जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी इलेक्शन मुहिम के दौरान या उससे पहले जिस तरीके से मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया है, पाकिस्तान की पूरी सियासी तारीख में इतनी मीडिया सपोर्ट शायद किसी सियासी जमात को नहीं मिली। लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखते हैं तो हुकूमत नाला नज़र आती है, हुकूमत खफा नज़र आती है और हुकूमत हर वक्त चाहती है कि सिर्फ उसके इक़दामात की ही तारीफ़ की जाए, खा जो वो वादे पूरे आवाम से कर चुके हैं वो पूरे हो ना हो, जो मंशूर पेश कर चुके हैं, बुलंद बांग दावे कर चुके हैं, उन पर अमल दरामद हो ना हो, लेकिन हर हाल में एक बात की जाए, एक ही बात, वो बात यह है कि हुकूमत बड़ा अच्छा काम कर रही है और माजी की हुकूमतों ने इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। क्या मीडिया जो तंजीमें हैं, क्या सहाफ़ती तंजीमें, इसके साथ साथ मीडिया में बैठे हुए लोग, मीडिया इदारे इस मुसवदे को जो सामने आया है, इस अथॉरिटी को कबूल करेंगे? क्या वकला बरादरी जो इस वक्त खुलकर मैदान में आ गई, जिन्होंने इस बात का इजहार भी किया है, राना अहमद शहजाद फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उन्होंने तो इसे मीडिया मार्शल लॉ भी करार दिया है और वकला के साथ साथ सिविल सोसाइटी भी मैदान में है। वो समझते हैं कि अगर इस किस्म के अथॉरिटीज़ कायम की गई हुकूमत की ज़ेर इंतज़ाम, हुकूमत के आर्डर्स के तहत, तो उसके नतीजे में आज़ादी इजहार राय सल्ब कर ली जाएगी। आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे मुल्क के सीनियर सहाफ़ी, PFUJ के प्रेसिडेंट रहे, तजियाकार जनाब मज़हर अब्बास साहब। मज़हर अब्बास साहब आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ साथ अहमद शहजाद फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं।
उसके साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से भी हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने आए, हमारे वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात वो भी हमारे साथ मौजूद हों और दीगर लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे ताकि ये जाना जा सके कि ये अब मीडिया और हुकूमत के माबैन एक बढ़ता हुआ क्लैश अब ये किस तरफ जाएगा। मज़हर अब्बास साहब, आखिर पैमरा मौजूद है, उसके बावजूद एक नई अथॉरिटी का क्याम, हुकूमत की सोच क्या है? शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, इसमें मसला हुकूमत की सोच का नहीं है, एक ख़ास माइंडसेट है जो क़याम पाकिस्तान से लेके आज तक अथॉरिटेरियन तरीके से चीज़ों को चलाना चाहता है और 1948 से लेके अब तक ये पीछे दो किताबें पढ़ी हुई हैं मीडिया लॉस के हवाले से। ठीक, कोई हज़ार 1100 सफ़ात की किताबें हैं, कोई 100 के करीब कवानीन हैं जो मीडिया को पाबंद करने के लिए किसी न किसी अंदाज में लाए जाते रहे हैं। आप इंडिपेंडेंस एक्ट में भी वो कवानीन जिनकी कायदे आज़म मुखालफत करते थे, जो कवानीन ब्रिटिश ने और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस्तेमाल किए फ्रीडम फाइटर्स और इन लोगों के ख़िलाफ़, उन्हीं कवानीन को जो है न सिर्फ ये कि रखा गया बल्कि उसी तरीके से कवानीन बनाए गए। वो एक माइंडसेट है जो चला आ रहा है। अब आप इसकी तरफ आ जाएं, सिर्फ पैमरा का मसला नहीं है, इस पे भी मैंने काफ़ी काम किया है। वो चाह क्या रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि पैमरा, ठीक है, वो चाह रहे हैं प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, और वो चाह रहे हैं न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ एक्ट, वो चाह रहे हैं PTA, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सबको कन्वर्ज करके किसी एक अथॉरिटी के तहत लाया जाए। अब पैमरा और प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान दोनों ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, गवर्नमेंट ज़रूर उनका चेयरमैन अपॉइंट करती है लेकिन वो ऑटोनमस बॉडीज़ हैं। तो जब आप उस अम्ब्रेला के तहत लाएंगे तो उनकी ऑटोनॉमी ख़त्म हो जाएगी, उनका ऑटोनमस स्टेटस ख़त्म हो जाएगा। फिर ये कि मल्टीपल जो है वो कवानीन लाना आप क्यों चाह रहे हैं? फर्ज करें वो डिजिटल मीडिया के हवाले से परेशान है कि डिजिटल मीडिया, अब ये एक पैमरा के ही ऑर्डिनेंस में 2002 में एक है पैमरा केबल टेलीविजन ऑपरेशनल रेगुलेशंस 2002, फिर एक है पैमरा स्टैंडर्ड फॉर केबल टेलीविजन 2003। अब इसी को आप अमेंड करके इसमें डिजिटल मीडिया को भी इंक्लूड कर लें ताकि पैमरा ही उसको भी देखता रहे। बिल्कुल ठीक। पैमरा पे भी देखिए ऑटोनमस बॉडी है लेकिन पैमरा को क्या प्रेशर्स आते हैं, यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि चैनल ऑफ एयर हो जाता है, पैमरा को पता ही नहीं चलता, ठीक है, और वो ज़ाहिर है दूसरी कुव्वतों की तरफ से होता है। फिर वो कहते हैं जी हम मीडिया वर्कर्स को बहुत रिलीफ देंगे इस पर। तो मैंने फवाद चौधरी से भी कहा, मैंने कहा अगर आपने देना है तो न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ कंडीशन सर्विस एक्ट एक एक्ट है ना, बिल्कुल ठीक, उसको इम्प्लीमेंट करवाएं ना, उसको इन्फोर्स करवाएं। तो जब आप ये कंट्रोल वाला तरीका है तो मैंने कहा कंट्रोल वाले का तरीका, और ये जो आपको पता है और हमारे साथी भी बैठे हैं फारूक साहब, उन्हें भी बेहतर कि कवानीन सिर्फ एक हुकूमत के लिए नहीं बनते, कवानीन बनते फॉर ऑल टाइम टू कम। आज आपकी नीयत बहुत अच्छी होगी लेकिन कल कोई गवर्नमेंट अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट आती है तो वो इस कंट्रोल को जिस तरीके से यूज करेगी। अब ये ट्राइब्यूनल क्यों बना रहे हैं, मीडिया ट्राइब्यूनल? इनका वो ये है कि जी जो है अदालतों में केसेस जो है लटक जाते हैं तो आप अदालतों के केसेस बेस करें। लाइबल लॉ, नसरुल्लाह लाइबल लॉज जो हैं वो मैंने पढ़ी, उसके अंदर 30 दिन के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को फैसला देना होता है, ठीक है, और 60 दिन के अंदर हाई कोर्ट को अपील का फैसला करना होता है, बिल्कुल ठीक है, जहाँ सालों लग जाते। तो उनको बेहतर करने के बजाय एक और कानून लेकर आकर आप मसले को हल नहीं कर पाएंगे। इसको मीडिया बॉडीज ने, चाहे वो एडिटर्स की हों, ओनर्स की हों, जर्नलिस्टों की हो, उन सब ने मुश्तरका तौर पे रिजेक्ट कर दिया है। बार एसोसिएशन ने, बार काउंसिल ने बिल्कुल ठीक बहुत सपोर्ट की है और हम इसको मुश्तरका तौर पे इस चीज़ को, इस काले कानून को हम कबूल नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अहमद शहजाद फारूक साहब, ट्रिब्यूनल्स की बात की जा रही थी, अगर ये ट्रिब्यूनल्स बन जाते हैं, अदालतों का दरवाज़ा तो फिर भी खटखटाया जा सकेगा, अदालतों से रिलीफ मिल सकेगा। क्या ऐसे यकसर एक नई अथॉरिटी कायम करके मीडिया का गला घोंटा जा सकता है जिस रिजर्वेशंस का इजहार मीडिया ग्रुप्स कर रहे हैं, मीडिया तंजीमें कर रही हैं? देखें नसरुल्लाह मलिक साहब, मीडिया तंजीमें जिस अंदाज में इसके बारे में अपने खदशात का, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं, मैं इसको दूसरे एंगल से देखता हूँ कि हर शख्स का जो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है उसका बुनियादी राइट है टू नो अबाउट इंफॉर्मेशन। जब मीडिया का गला घोंटा जाएगा, ये मीडिया पे पाबंदी नहीं लगेगी। मैं समझता हूँ कि लोगों का जो राइट है
उसको ये सलब करने जा रहे हैं। और हमारा जो आइन पाकिस्तान है वो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है। जब आप ट्रिब्यूनल बनाएंगे और एक ऐसा ट्रिब्यूनल कि जिसके अंदर इसकी अथॉरिटी की अगर कंपोजिशन देखें तो ये 12 बंदों पे मुश्तमिल, एक बंदा चेयरमैन 21 और 22वें ग्रेड का एम्प्लॉइज़, उसके साथ 5 बंदे बाई ऑफिशो, वो 5 बंदे ब्यूरोक्रेट साथ उसके बैठे, और 3 बंदे एमिनेंट पर्सन फ्रॉम जनरल पब्लिक, वो भी इनकी पसंद के। इनका जो कंप्लेंट काउंसिल है वो क्या है, वो भी इनके नॉमिनी बंदे हैं। कंप्लेंट काउंसिल वो सेक्शन 26 पढ़ें 27 पढ़ें, उसमें कोई सिटीजन उठ के कंप्लेंट कर दे किसी के खिलाफ तो कंप्लेंट काउंसिल कंप्राइजेज ऑन इन गवर्नमेंट के बंदे, प्राइवेट लोगों के ऊपर। यानी इल्जाम भी ये लगाएं, फैसला भी यही करें, सब कुछ इन्हीं के हाथ में हो, सब कुछ ये करें। और इतना वेग है कि लाइसेंस अथॉरिटी जो है लाइसेंस देने के लिए किसी पे ये एलिगेशन लग जाए कि ये बंदे फॉरेन फंडिंग है, और बस ये लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ कि कैसे इस्टेब्लिश होगा फॉरेन फंडिंग है, कहाँ से फंडिंग आई, जस्ट इतना कि जी फॉरेन फंडिंग है लिहाजा इसको लाइसेंस न दो। मैं समझता हूँ कि ये मीडिया मार्शल है, और गैर एलानिया सेंसर तो बड़े अरसे से चल रहा था यहाँ हमारे मुल्क में। अब ये सतह पे आ गए हैं कि मुकम्मल 4 ब्यूरोक्रेट्स के कंट्रोल में ये सारा मीडिया और लोगों के फंडामेंटल राइट्स उनको देने जा रहे हैं। अहमद शहजाद साहब, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो इस बात करेंगे कि जो हुकूमत कहती है कि सोशल मीडिया आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, हमें कहीं ना कहीं कोई कदगन लगानी पड़ेगी, रेगुलेट करना पड़ेगा, कवानीन लाने पड़ेंगे ताकि सोशल मीडिया पर जिस किस्म की बातें की जाती हैं वो ना हो, और जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, लोगों के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी की जाती है बगैर किसी सबूत के, उसका रास्ता रोकने के लिए आखिर मैकेनिज्म क्या हो सकता है, इस पर बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। मतलब अब्बास साहब, 2 चीज़ें आपके सामने रखनी है। पहली बात तो ये है कि कैसे ये आइडेंटिफाई हो सकेगा कि जो इस वक्त सोशल मीडिया पे काम हो रहा है, जिस तरीके से सोशल मीडिया बिल्कुल एक शुतर बेमुहार हो चुका है, इससे कैसे रोका जाएगा। दूसरा, मीडिया तंजीमें इतनी तकसीम है, मीडिया हाउसेस जितने तकसीम हैं, इन हालात में मीडिया कोई ऐसा मौक़िफ़ अपना सकेगा, जॉइंट मौक़िफ़ अपना सकेगा जिसके रास्ते में हुकूमत की सोच का रास्ता रोका जा सके। देखिए मलिक साहब, 2 चीज़ें तो हुई हैं ना। एक चीज़ ये कि जब जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल लाया गया तो जर्नलिस्ट बॉडीज़ ने अक्रॉस द बोर्ड जो है इसको सपोर्ट किया, और गवर्नमेंट को न सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि हेल्प आउट किया इस चीज़ में। और अब भी वो एक बेहतर कानून है जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल के हवाले से, चाहे वो सिंध में बनाया गया हो या मरकज़ में बनाया हुआ हो। ठीक है, जब ये लेकर आए हैं तो मेरा तो बेसिक क्वेश्चन है ये कि इसकी आपको ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। चले आप सोशल मीडिया को उठा लें, सोशल मीडिया में जो कुछ भी हो रहा है तो सोशल मीडिया के लिए आप कवानीन बनाएंगे ना। आपने एक 2016 में पैका बनाया, आपने 2016 में आप पैका का रिकॉर्ड उठा लें, उनके केसेस उठा लें जो उन्होंने 50-60 केसेस किए हैं पिछले 3-4 साल में, कोई एक केस भी ऐसा नहीं है जो सिर्फ उन लोगों के खिलाफ नहीं हुआ हो जिनको वो एंटी गवर्नमेंट समझते हैं, जिनको वो समझते हैं कि क्रिटिकल वॉइसेस हैं, और किसी एक का भी कंप्लेनेंट, एक आध शायद हो तो हो, कंप्लेनेंट्स जो थे वो उनको पता ही नहीं था कि क्या कंप्लेंट्स है, तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस उड़ गए बिल्कुल इसी तरीके से। लेकिन हुआ क्या, आपने शाहजेब जिलानी को हथकड़ी लगा दी, आपने और लोगों को हथकड़ी लगा दी, उसका जवाब कौन देगा। एक लड़के को जो एक चैनल से वाबस्ता था, उसकी चैनल की नौकरी चली गई, आपने उसको अदालत में हथकड़ियां लगा के पेश किया और कोई चीज साबित नहीं कर सके आप। ये जो चीजें हैं ये वो, तो जब आप सोशल मीडिया को, अब मुझे बताएं, जो एंटी वैक्सीन कैंपेन चलाई जा रही है या एंटी पोलियो कैंपेन चलाई जाती है, ये पैका की जो FIA है, इनके साइबर क्राइम विंग, इन्होंने कितने लोगों को इस सिलसिले में पकड़ा है। पकड़ते किसको है, टारगेट किसको करते हैं, जो उनके नजदीक एंटी एस्टेब्लिशमेंट होता है, जो उनके नजदीक एंटी गवर्नमेंट होता है, जो डिसेंट वॉइसेस होती हैं। तो आप पहले तो ये क्लियर करें कि आप चाहते क्या हैं। अगर जहां बिल्कुल बहुत ज्यादा खराबियां हैं, बहुत ज्यादा खामियां हैं, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में थी तो हमने इन्हें प्रपोज किया था, और फराज साहब को, ये अपना फवाद चौधरी साहब को भी मैंने वो डॉक्यूमेंट भेजी, मैंने शिबली फराज साहब को भी वो डॉक्यूमेंट भेजी थी,
मैंने फैसल जावेद साहब को भी वो डॉक्यूमेंट कि आप मीडिया कंप्लेंट्स कमीशन बना दें, बिल्कुल ठीक, जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों को डील करे। और वो इतना उसकी सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स का भी प्रोसीजर बताया गया था। उसमें ये भी बताया गया था कि उसमें जर्नलिस्टों की मेजॉरिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं समझते कि हम अपने खिलाफ कंप्लेंट को सुन सकते हैं, और सुनना चाहिए हमारी माइनॉरिटी में होना चाहिए। तो चीज़ें अगर बेहतर करना चाहें तो ये बेहतर कर सकते हैं, लेकिन जहन जो है, सोच जो है, वो ये है कि एंटायर एस्टैब्लिशमेंट अगर कोई है तो उसको काबू करो, जो ज्यादा क्रिटिकल हो रहा है उसे काबू करो। तो इस सोच के साथ तो आप मसले को हल नहीं कर सकेंगे, आप जितने कवानीन चाहें बना लें। ठीक है। अहमद शहजाद फारूक साहब, क्या ऐसा कानून, ऐसी अथॉरिटी अगर बनाई जाती है जो आईन पाकिस्तान से भी कंट्राडिक्ट करती हो, जो आइन के अंदर आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की आज़ादी है, तो क्या इसको चैलेंज नहीं किया जा सकेगा? क्या हुकूमत को इस बात का इदराक नहीं है ये चीज़ें चैलेंज हो जाएंगी? देखें, हुकूमत बहुत नासमझ, और आज तक इसने 3 साल में जो भी काम किए हैं वो हमेशा जल्दबाजी में किए हैं, बग़ैर सोचे समझे किए हैं। इसीलिए तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये यू टर्न लेने में बहुत जल्दी करते हैं। देखें, ये जो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसको अगर थोड़ा सा गो थ्रू करें तो गवर्नमेंट की बदनीति फ़ौरन अयां हो जाती है। देखें, अगर एक बंदा कंप्लेंट फाइल कर रहा है तो उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए। इसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ लॉ की कोई बात नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बिल्कुल बात नहीं है। इसका मकसद तो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो विक्टिमाइजेशन है, और मीडिया को और मीडिया पर्सनस को जो इनके ख़िलाफ़ होंगे उनको एक टूल के तौर पे उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा। और उसमें सिर्फ यही है कि हम उसको कंट्रोल करें और इन्हें अथॉरिटेरियन वे में चीज़ों को लेके आगे चलें। इतने लाज और भी मौजूद हैं, लेकिन इस लाज की इस स्टेज पे लाने की ज़रूरत, और जिसमें सारे का सारा ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट के एम्प्लॉई, गवर्नमेंट चीज़ें, ये कुल्लो हम बदनीति पे है। और मैं समझता हूँ कि ये आइन से मुतसादम है और ये आइन की रूह के मुनाफी है। लेकिन अहमद शहजाद साहब अदालतों में अगर हत्या के इज्जत के केस डिले होते रहे, मुसलसल सद खाने में पड़े रहे, तो उससे तो एक आम आदमी को भी ये सवाल पैदा होता है कि आखिर अगर उसकी हत्या की इज्जत की गई है, अदालतों से उसको रिलीफ मिलना चाहिए। देखें, बात और है रिलीफ। देखें, वो हमारा जुडिशल सिस्टम ऐसा है। अब देखें, अब सुप्रीम कोर्ट में मैंने कल एक इसी मसले को हाईलाइट किया है कि 49,000 केस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। ठीक है। तो जब 49,000 केस पेंडिंग पड़े हों तो वहाँ कहाँ इंसाफ को तकादा, मतलब लोगों को फौरी इंसाफ मिलेगा? ये बात और है। देखिए, हम बात इस वक्त ये कर रहे हैं कि ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की लेजिस्लेशन होने जा रही है, इसकी इंटेंशन क्या है और इसके मोटिव क्या हैं, और इसको ये कानून के साथ कहाँ कहाँ मुतसादम है। हम कहते हैं कि अगर लेजिस्लेशन, देखें, हर दौर में होती है, मॉडर्न वर्ल्ड में नई रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए चीज़ें आगे चलती हैं, लेकिन उनमें नीयत तो साफ़ हो ना। इसका आपको इनकी इंटेंशन तो देखें कि कंप्लेनेंट जो है, एनी पर्सन कैन फाइल ए कंप्लेंट, डायरेक्ट कंप्लेंट, और कंप्लेंट कौंसल किस पे मुश्तमिल है? अथॉरिटी के बंदों पे मुश्तमिल है। और वो कंप्लेंट में क्या डिसाइड करेंगे? जो उनका दिल करेगा। उसमें कोई ड्यू प्रोसेस नहीं है, कोई लीगल बैकग्राउंड वाला बंदा नहीं है, और कोई उसमें इस तरह का इंडिपेंडेंट बॉडी या इंडिपेंडेंट फोरम इन्होंने प्रोवाइड किया कि जिस पे जाके इंसान अपनी कंप्लेंट को डिफेंड कर सके या कंप्लेंट वहाँ पे फाइल कर सके। देखें, ये ऐसी लेजिस्लेशन है, ये मुल्क के लिए बदनामी का बायस है, ये गला घुटने के मुतरादिफ है। मैंने फिर वही बात कर रहा हूँ, ये मीडिया मार्शल है, ये नहीं होना चाहिए। इसमें तमाम सहाफ़ती तंजीमों को और सिविल सोसाइटी को और लॉ अबाइडिंग जो सोसाइटी से लोग हैं उनको इसकी मज़ामत करनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों के बुनियादी राइट को सल्ब करने। ठीक है राना साहब, एक और कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर बात करेंगे अपने इस रीजन की और दुनिया भर में मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ कैसे काम करती हैं। क्या वाकई ये जो इल्ज़ाम है पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर कि पाकिस्तानी मीडिया किसी कंट्रोल में नहीं है, इस इल्ज़ाम में कितनी सदाकत है? पूछेंगे मज़हर अब्बास साहब से और अहमद शहजाद फारूक साहब से एक ब्रेक के बाद। पुराम एक बार फिर खुश आमदेद। मज़हर अब्बास साहब, ये बताइएगा, जो अक्सर हम सुनते हैं हुक्मरानों के ज़ुबान से, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जितना मीडिया आज़ाद है कहीं नहीं इतना आज़ाद, दुनिया के हर मुल्क में कवानीन मौजूद हैं
और ऐसे मीडिया पे ना हुकूमत के खिलाफ तनकीद हो सकती है, ना इदारों के खिलाफ तनकीद हो सकती है, जैसे पाकिस्तान के अंदर होती है। आप इसे इत्तेफाक करते हैं? देखिए मलिक साहब, मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ, मैं हो सकता है कि कहीं मैं गलती पर हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जितने कवानीन मीडिया को सल्व करने के लिए पाकिस्तान में मौजूद है, दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद है। यानी मैं कह रहा हूँ कमोबेश 100 के करीब कवानीन ऐसे हैं, ऐसे कवानीन भी मौजूद हैं जिसमें जर्नलिस्ट को सजाए मौत भी हो सकती है, ऐसे कवानीन भी मौजूद है। मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ इसके अंदर। तो जितने कवानीन, यानी मीडिया को कहा जाता है, ये 4th पिलर ऑफ द स्टेट कहा जाता है ना, चौथा सतून कहा जाता है ना, मुझे बताएं इन 4 सतूनों में मीडिया के अलावा किसी सतून के लिए इतने कवानीन बनाए गए हों पाबंद करने के लिए। ठीक, मैं उसकी प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रहा, उसको पाबंद करने के लिए जितने कवानीन बनाए गए, किसी और दुनिया के मुल्क में इतने कवानीन मौजूद नहीं है। आप कवानीन को इस्तेमाल करना ना करना ये हुकूमत और रियासत का काम है, वो जब चाहते हैं इस्तेमाल करते हैं, जब चाहते हैं नहीं करते हैं इस्तेमाल, लेकिन कवानीन मौजूद है। अभी आपने बात की कि लाइबल लॉज की, मैं आपको लाइबल डिफेमेशन लॉ 2002 मौजूद है, आप इसको बेहतर बनाएं, बिल्कुल ठीक, आप इसको इफेक्टिव बनाएं। जिस तरह अभी फारूक साहब कह रहे थे कि जब अदालतों में आप जजेस का इजाफा नहीं करेंगे, ये सारी, तो फिर ये क्या होगा? आपने एंटी टेररिज्म कोर्ट में 30 दिन में फैसला होना था, सालों लग जाते हैं। लेबर कोर्ट के फैसले 7 दिन में होने चाहिए थे, सालों लग जाते हैं। डिफेमेशन के लॉ मौजूद है कि 30 डेज में फैसला होना चाहिए, उसमें आपको खुद पता है। तो जब आप कवानीन बनाते हैं तो ये भी तो सोचा करें कि उन कवानीन के तहत आप अदालतें कितनी बना रहे हैं। अभी आपने नैब का देख लिया कि उन्होंने कहा 120 अदालतों में इजाफा, आज तक बताएं कि 120 में 10 अदालतों में भी इजाफा हुआ। तो आप जब ये कहते हैं कि नैब के कवानीन के तहत इतने 1 महीने में, 2 महीने, 3 महीने में फैसला होना चाहिए, नहीं होते फैसले, इसलिए कि हो नहीं सकते जब आप जजेस नहीं देते, जब आप अदालतें नहीं कायम करते। तो इसी तरीके से मीडिया के हवाले से मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये तीनों डिफरेंट नेचर के हैं। मैं और आप रिपोर्टिंग में रहे, प्रिंट का अलग मसला होता है, बिल्कुल ठीक, इलेक्ट्रॉनिक का अलग मसला होता है, डिजिटल का बिल्कुल अलग मसला होता है। तो जो कवानीन तीनों के मौजूद है, चले डिजिटल में आप और बेहतर कर सकते हैं, लेकिन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के तो कवानीन मौजूद हैं। अब आप उसको एग्जीक्यूट ना करें और उसके बजाय उसके ऊपर एक और कानून ले आए, फिर अगली गवर्नमेंट आएगी वो एक और कानून ले आएगी, खुदा के लिए बस कर दें। मतलब मुझे अगर 1 मिनट आप दें, फरख हबीब साहब भी वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात हमारे साथ मौजूद हैं। फरख हबीब साहब, हुकूमत को क्या ज़रूरत पड़ी कि उन्होंने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया मीडिया को रेगुलेट करने के लिए, और मीडिया को जो है एक अथॉरिटी बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? फिर जब मुसद्दा कानून सामने आ गया उसके बाद आपको इंचार्ज मुकर्रर किया गया कि आप इस पर मुशावरत करेंगे, ये काम पहले क्यों नहीं किया गया? मलिक साहब, पहली बात तो ये है कि ये एक तो मसौदा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट पेपर है बुनियादी तौर के ऊपर। और दूसरा जो मामला है कि जिस तरह हमने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एंड मीडिया प्रोफेशनल्स प्रोटेक्शन बिल के ऊपर तमाम सहाफ़ती तंजीमों को ऑन बोर्ड किया, उनकी राय ली, इसमें भी हम यही चाहते हैं। जहाँ तक रही बात, अभी बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने शायद उस कॉन्सेप्ट पेपर को भी नहीं देखा, तो वो देखने से पहले ही उन्होंने इसको ड्रैकोनियन लॉ कहना शुरू कर दिया। जबकि आपके इल्म में होना चाहिए कि ना पैमरा के अलावा प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है, तो उसमें 36 शिकायत जो है इस साल आई हैं और सिर्फ 4 का फैसला हुआ है। 5 करोड़ रुपए उसका बजट है, अगर 5 करोड़ रुपए में 4 शिकायत हल होगी तो क्या फायदा। इसी तरीके से जो आपकी मीडिया वर्कर्स के लिए ट्राइब्यूनल है ITN, उसके अंदर 10,000 का जो हमारे सहाफ़ी वर्कर्स हैं उनकी शिकायत हैं, जिसमें सिर्फ 786 का फैसला हुआ है। 3 करोड़ रुपया साल का उनका बजट है, ना उनके पास जुडिशल पावर्स हैं। हम जो कॉन्सेप्ट तैयार किया है इसके ऊपर हम आप लोगों से भी आरा ले रहे हैं, राय ले रहे हैं। उसमें हमारा मकसद किसी पर कोई कदगन लगाना नहीं है, आज़ादी राय को चैलेंज रोकना नहीं है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। लेकिन फरख हबीब साहब, एक अगर पैमरा मौजूद है, आज़ाद और खुद मुख्तार है, उसे एक आईनी प्रोटेक्शन हासिल है, उसको अगर आप मर्ज करके एक सरकारी अफसर को इंचार्ज लगाएंगे जो हुकूमत की हिदायत मानेगा, ये भी कंसेप्ट गलत है मलिक साहब, ये भी कंसेप्ट गलत है। किसी सरकारी अफसर को उसके ऊपर जो है वो अपॉइंट नहीं किया जाएगा, बल्कि आप ये देखें कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट पेपर को पढ़ें तो इसमें कमीशन को प्रपोज किया गया है, जिस कमीशन में 50% जो है वो मीडिया की नुमाइंदा तंजीमें होंगी, जिसमें PPA भी शामिल होगा, APNS भी शामिल होगी और दीगर आपकी सहाफ़ती तंजीमें भी शामिल होंगी।
वो नॉमिनेट करेंगी जो मीडिया काउंसिल बनेगी, जहां पर जाकर लोग शिकायत अपनी दायर करेंगे। उसमें मीडिया वर्कर भी जा सकता है, कोई आम आदमी जो मुतासर है वो भी जा सकता है। और मीडिया काउंसिल के बाद एक ट्राइब्यूनल भी बनाया गया, मीडिया ट्राइब्यूनल, उसको भी अपॉइंट यही कमीशन करेगा जिसमें 50% आपके लोगों की नुमाइंदगी शामिल है। और इसके जो चेयरमैन होंगे वो आजाद होंगे, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे, और उसके खिलाफ भी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। और इसमें सिर्फ आपको, क्योंकि ये मामला बड़ा डिटेल है, इसमें कुछ चीजें समझने की है कि आप मिसाल के तौर पर डिजिटल मीडिया है, तो इस साल जो है वो 6 अरब रुपए की एडवर्टीजमेंट जो है वो डिजिटल मीडिया में होती है, जो किसी टैक्स रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। इवन आप लोगों के जो ऑनलाइन पोर्टल्स चल रहे हैं या यूट्यूब, फेसबुक है, वो कंटेंट हमारा यूज हो रहा है, पैसा बाहर जा रहा है और हमारे शायद लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। हम उनको कह रहे हैं कि आप अपने दफातर यूट्यूब के, फेसबुक के, ट्विटर के वो पाकिस्तान के अंदर खोलें, ताकि इसमें मजीद हमारी जो नए लोग आगे आ रहे हैं, आप जैसे लोग आगे आ रहे हैं, उनके लिए सहूलत पैदा हो सके। और इसमें जो आप देखें कि प्रेस रजिस्ट्रार का जो ऑफिस है, कितनी पेंडिंग, एबीसी जो हमारा सर्टिफाइड 1650 अखबार हैं। अब बहुत सारे अखबार ऐसे हैं जिनकी सर्कुलेशन ही कोई नहीं है, वो भी आके हमारे दफातरों के बाहर बैठे होते हैं, हमें आप इश्तिहारात दें। ठीक है, ये हम बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं जिसको हम एंगेज करेंगे आप लोगों के साथ, उससे ये दूर होंगी। और हमें कोई जल्दी नहीं है, हम चाहते हैं कि जिस तरह हमने मीडिया जर्नलिस्ट प्रोफेशनल जो हमारा प्रोटेक्शन बिल, उसमें आप लोगों को ऑन बोर्ड करके बिल को लेकर आए, जिसको सबने सराहा, सबने उसकी पजीराई की, इसमें भी हम आप सब लोगों को शामिल करके आप लोगों की आरा, पॉजिटिव राय को साथ लेके फैसला करना चाहते हैं। ठीक है फरख हबीब साहब, बहुत शुक्रिया। मदर अब्बास साहब, ये जो बात की जा रही है एबीसी, बहुत से ऐसे डमी अखबारात, उनको इश्तिहारात देने के लिए लोग हुकूमत के पास पहुंचे होते हैं, इन चीज़ों में तो सदाकत मौजूद है? नहीं, पहली चीज ये कि प्रेस रजिस्ट्रार हो क्यों? आपको पता है कि इंफॉर्मेशन प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ठीक, तो प्रेस रजिस्ट्रार क्यों हो? ठीक है, ये प्रेस रजिस्ट्रार का कॉन्सेप्ट 2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ लेकर आए थे, ठीक, प्रेस रजिस्ट्रार बनाने का। तो अब तो आप कम से कम इस लिहाज से तो प्रोविंशियल, मैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट के खिलाफ हूँ खैर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के, कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इस मुल्क में मिनिस्ट्री ऑफ डिस इंफॉर्मेशन रही है, ठीक, और इसका काम सिर्फ ये है कि ये इसने साल से सिर्फ जर्नलिस्टों को, आपको पता है कि मीडिया की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की सीक्रेट लिस्ट होती थी, इसमें अभी फर्रुख हबीब साहब 2-3 बातें कर रहे थे। सवाल ये है कि प्रेस के मामलात को आपने, उनका इम्प्लीमेंटेशन ट्राइब्यूनल में 10,000 है, हमने कब से कहा हुआ है कि आप प्रोविंशियल इम्प्लीमेंटेशन ट्राइब्यूनल्स बना दें, क्यों आपने एक इम्प्लीमेंटेशन ट्राइब्यूनल रखा हुआ है? तो ये कहना, वो जब बात होगी तो अलग बात है, लेकिन ये कहना कि हम इस चीज़ को फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आर्बिट्री अंदाज है, ये अथॉरिटेरियन अंदाज है, किसी सारे सेगमेंट को एक उसके अंडर लेकर आना। तो मेरा ख्याल है इस पर जब बात आगे होगी, अगर इनसे बात हुई तो फिर देखेंगे हम, लेकिन इसमें बहुत सारे ग्रे एरियाज हैं, और जिस तरह साहब भी कह रहे थे, ये मुतसादिम है आइन से। बिल्कुल। अहमद शहजाद साहब, क्या हुकूमत इस पे भी यू टर्न ले लेगी? मैं वही कहने लगा था, मैं अभी फरख हबीब साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, मैं ये कंसेप्ट पेपर, ये ड्राफ्ट प्रपोज ड्राफ्ट पढ़ के आया हूँ। इसमें मीडिया काउंसिल की जगह कंप्लेंट काउंसिल का मैं पढ़ के आया हूँ, इन्होंने मीडिया काउंसिल का बता दिया। मैं उसमें पढ़ के आया हूँ कि चेयरमैन 21st 22nd ग्रेड का ऑफिसर्स होगा, जो वो तो कह रहे हैं अभी, ये फरमा रहे हैं कि हाई कोर्ट का रिटायर्ड, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा। तो मैं नहीं समझता कि जो मैं पढ़ के आया हूँ या जो इन्होंने पढ़ा है, जी। तो ये तो मेरा ख्याल है यू टर्न का आगाज हो गया हुआ है इसके बाद। ठीक है जी मदर साहब। नहीं, मैं वो जिस तरह फारूक साहब कह रहे थे, देखिए आप बिल्कुल, आपने कहा कॉन्सेप्ट पेपर है, बहुत अच्छी बात है कॉन्सेप्ट, उसके फौरन बाद क्या होना चाहिए था, आपने पब्लिक डिबेट के लिए छोड़ दिया। कॉन्सेप्ट पेपर जब आप किसी को भेजते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनली भेजते हैं, फिर उसके बाद आप इनवाइट करते हैं कि आप बैठें, डिस्कस करें इस चीज़ को, और हमने इनको ऑल्टरनेट सजेस्ट किए हुए थे पहले भी सब्जेक्ट की इस कॉन्सेप्ट पेपर। और ये आपको याद है कि इमरान खान जब पहली मरतबा वज़ीर आज़म बने थे और फवाद चौधरी साहब इन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन थे, ये कह रहे हैं कॉन्सेप्ट पेपर, उस वक्त इन्होंने पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी का ड्राफ्ट पूरा भेजा था। बिल्कुल ठीक है, पूरा ड्राफ्ट बना लिया था इन्होंने, जिसमें अब इसको उसी को नाम दे दिया गया है मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये कॉन्सेप्ट पेपर नहीं है, इससे पहले ये सोच है, बुनियादी तौर कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब, अहमद शहजाद, फारूक साहब, फरख हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था, वक्त खत्म हो गया, इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।